Hello everyone, welcome to the weekly current affairs class of Environment, Ecology and Geography. Today we will discuss few important topics, that is like the recent Supreme Court ruling on the conservation efforts of the Great Indian Bustard, that is Godawan, and the recent news about the train collision of elephants in Assam, जिसके वजह से 8 से 10 एलिफेंट्स मारे गए हैं. इट्स वेरी सीरियस इशू. देन our third topic is about the सदर्न ओशन, दैट इज अंटार्कटिक ओशन. उसको पहले अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता था, अब उसको सदर्न ओशन कहा जाता है. नाउ रिसेंट क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के जो रिपोर्ट आई है वहाँ पे बताया गया है कि देयर इज ए सदर्न ओशन अनोमली, जिसके वजह से जो प्रिडिक्शन मॉडल्स हैं उसमें कुछ इश्यूज हैं. तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अबाउट दी गोदावन और दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. इसमें जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट रूलिंग है जो कई सालों से चला आ रहा है. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो थ्रेट्स हैं, जैसे कि ओवर द ग्राउंड केबल्स जो होते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज के जो केबल्स हैं, वो उसके वजह से इसका डेथ हो रहा है. तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली न्यूज़ चल रहा था, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करने के लिए कहा है. तो हम इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से देखेंगे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये एक फ्लैगशिप हमारा बर्ड है एंड दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN स्टेटस, है ना. ये जो रेड बुक है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बिकॉज इट्स टोटल पॉपुलेशन इन वाइल्ड इज जस्ट 150. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 150 है. एंड दिस बर्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉट इंडिया बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज नेचुरली ये पहले पाकिस्तान वाले रीजन में भी मिला करता था और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है. ठीक है, एंड दिस इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड. ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड. और इसी के वजह से जो थ्रेट्स आए हुए हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं. इसके साथ साथ ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एक इंडिकेटर स्पीसीज है, बताती है कि ग्रासलैंड कितने हमारे वायबल हैं और कितने अच्छे हैं. उसके अलावा जो रिसेंटली न्यूज़ चल रही है उसमें ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है बिकॉज द थ्रेट्स टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स इज फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स, है ना. पहले तो एक पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट है बिकॉज ग्रासलैंड्स हिस्टोरिकली इन इंडिया आर कंसिडर्ड एज दी वेस्ट लैंड्स. इसके वजह से पॉलिसी इशू क्रिएट हुए हैं और उसको हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में लोअर कैटेगरी में रखते हैं. तो उसी वजह से जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम डैमेज हुए हैं और उसके साथ साथ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट आया है. तो हम देखते हैं ग्रासलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है और जो पॉलिसी फेल्यूअर्स हैं हमारे, उसके वजह से क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में ग्रासलैंड्स आर क्लासिफाइड एज वेस्टलैंड, है ना, दैट लीड्स टू देयर डाइवर्जन ऑफ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स और माइनिंग और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इसके वजह से वहां पे सही से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं होता है. लेकिन ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी, फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी. कैसे? बिकॉज दिस ग्रासलैंड्स एक्ट एज द इंडिकेटर्स, है ना, दे आर वेरी क्रूशियल फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फॉर बायोडाइवर्सिटी, for maintaining the ecosystem और maintaining the hierarchy और एक niche और pyramid. ठीक है, उसके वजह से now because of this industrial development और the development of this power lines, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट्स वेरी हेवी, अराउंड 15 to 20 kgs इसका एवरेज होता है वेट, और वो लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है और वो इस पावर लाइन्स को टकरा के उसका डेथ हो रहा है. अब जो कि सिर्फ 150 बचे हुए हैं, नाउ दिस इज वेरी थ्रेटनिंग. ठीक है, उसके वजह से ये हो गया है. तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दिया था कि सारे जो केबल्स हैं वो उसको अंडरग्राउंड कर दीजिए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, टेक्निकली चैलेंजिंग एंड वेरी कॉस्टली जो सारे पावर लाइन्स को हम अंडरग्राउंड करें. तो उसको रिव्यू कर रहे हैं और देयर आर अदर जो दूसरे स्टेप्स ले सकते हैं उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इट्स importance for the Indian grassland. Thereafter, moving to our second topic, that is the recent train collision with
द एलिफेंट, जिसके वजह से 8 से 10 एलिफेंट्स का डेथ हुआ था असम में। नाउ एलिफेंट्स आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, एलिफेंट्स आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। और इट्स वेरी important to note that India hosts around 40 to 50% of Asiatic elephant population, है ना, अराउंड 50,000 के तरफ पॉपुलेशन है ना। और ये जो रेलवे लाइंस हैं उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा डेथ्स हो रही है। अराउंड 2010 to 2020 के बीच में अराउंड 186 एलिफेंट का ट्रेन कोलिजन की वजह से डेथ हुआ है। अब इसके वजह से ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एंड दी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक या रैंडमली होते हैं, है ना। एनालिसिस से पता चला है कि ये एक स्पेसिफिक एरियाज में ही होते हैं। क्यों? ये होते हैं बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर्स में। अब ये एलिफेंट कॉरिडोर्स होते क्या हैं? एलिफेंट कॉरिडोर्स वो होते हैं जो दो बड़े हैबिटेट्स या दो बड़े जंगलों में से जो कनेक्शन क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर, जो एक एरिया से दूसरे एरिया में वो सीजनली क्या करते हैं, वहाँ से पलायन करते हैं। और जैसे कि यहाँ से निकले और इस तरफ से जाके यहाँ पे उनका जो भी फॉरेजिंग है या फिर उनका जो रिसोर्सेस हैं वो यूज़ करते हैं। उसके वजह से ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट में। कौन? एलिफेंट्स, ठीक है। अब ये जो एलिफेंट कॉरिडोर्स में हम लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवेज और रोड्स जो हमने क्रिएट किया है उसके वजह से कोलिजन्स हो रहे हैं। क्यों? एलिफेंट्स का एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर ट्रेट है कि दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग साइट फिडिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रूट उनके पेरेंट्स है ना जो फॉलो किए हैं वही रूट्स फॉलो होते हैं। दे विल नॉट चेंज द रूट, हिस्टोरिकली जो उनके सेंसेस में है वही रूट्स फॉलो करते हैं। उसके वजह से वो रूट्स भी चेंज नहीं करते हैं और वहाँ पे लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेल्स एंड रोडवेज होने की वजह से ज़्यादा से कोलिजन हो रहे हैं एंड दिस इज मेजर थ्रेट, ठीक है। और उसके साथ साथ दिस infrastructure development in elephant corridors of India is also creating the problem of habitat fragmentation, जिसके वजह से दो अलग अलग habitats fragment हो रहे हैं, जिसके वजह से बहुत से issues आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला है। Now what are the mitigation efforts required, ठीक है। जो आज conventional measures हैं that are failed, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ साइन बोर्ड्स एंड स्पीड लिमिट्स हैव लिमिटेड इम्पैक्ट। इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ ड्राइवर्स को काम हो सकता है, बट ड्राइवर्स ट्रेन के ड्राइवर्स विजिबिलिटी और स्पीड की वजह से ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसके वजह से ये कामगार नहीं हो रहा है। नाउ वी नीड ए न्यू इफेक्टिव डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस लाइक स्ट्रक्चरल मेजर्स wherein we have to create wildlife underpasses और overpasses with guided fencing, ठीक है। या तो ब्रिज के ऊपर एलिफेंट कॉरिडोर बनाए या तो फिर नीचे से एलिफेंट कॉरिडोर या फिर एनिमल कॉरिडोर बनाए। देन वी आल्सो कैन यूज टेक्नोलॉजिकल मेथड्स wherein we can use AI based early warning systems where we can use sensors and cameras to sense the movement of elephants and that data can be relieved to the train drivers where they can take decisions about the speed of the train, and we can also have planning using GPS telemetry from to track the movements of elephants across the elephant corridors. This will help in protecting and conservation efforts of elephants, क्योंकि elephants play very important role in seed dispersal, है ना, and mobilization of different species across the forests. Next topic that is the ocean कार्बन वार्निंग। इसमें स्पेसिफिकली अगर से देखा जाए दिस इज रिलेटेड टू द रिसेंट रिपोर्ट अबाउट द सदर्न ओशन। अब ये सदर्न ओशन है क्या? दिस इज बेसिकली द अंटार्कटिक ओशन, द सदर्न लिमिट्स ऑफ ऑल द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन सराउंडिंग द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सदर्न ओशन। एंड दिस सदर्न ओशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, ठीक है। अब कैसे रोल प्ले करता है? दिस सदर्न ओशन ऑब्जॉर्ब्स और एक्ट एज ए हीट सिंक विच ऑब्जॉर्ब्स अराउंड 40% ऑफ एक्सेस हीट रिलीज्ड बाय द ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ इट इज द मेजर कार्बन सिंक, इट ऑब्जॉर्ब्स अराउंड 25 to 30% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक CO2। जो CO2 ह्यूमंस एमिट कर रहे हैं उसमें अराउंड 25 to 35% जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे सिंक होता है। एंड दिस इज ऑल्सो एक्ट एज ग्लोबल कनेक्टर। कैसे? फॉर एग्जांपल सारे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, ठीक है, के सराउंडिंग पूरा कनेक्ट करता है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर
करंट, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ये जो है सारे ओशन करंट्स को, सारे ओशन को कनेक्ट करता है, विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी अक्रॉस दी ओशंस, thus हेल्पिंग इन रेगुलेटिंग दी ग्लोबल क्लाइमेट। अब जो अनोमलीज सामने आए हैं, है ना, जो मॉडल्स क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करने के, जो CO2 एमिशंस और ग्लोबल वार्मिंग के जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं, उसको उसमें अनोमलीज ये मिले हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए? दी वेस्टर्लीज जो होते हैं, है ना, वेस्टर्लीज, जैसे कि यहाँ अंटार्कटिक ओशन है, यहाँ पे वेस्टर्लीज चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं। तो इनका स्पीड बढ़ने की वजह से जो अपर लेयर है, ठीक है, अपर लेयर क्या हो रहा है, अपर लेयर ऑफ वाटर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, तो उसके वजह से देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हायर अपवेलिंग। अपवेलिंग का क्या मतलब होता है? इसमें कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। अपवेलिंग ये होती है जब द सरफेस वाटर, इफ द सरफेस वाटर इज टेकन अवे, द वाटर फ्रॉम द फ्लोर, ओशन फ्लोर कम्स अप, इसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। ठीक है, ओशन फ्लोर से ये ऊपर आ जाएगा। नाउ दिस वाटर इज कोल्ड, न्यूट्रिएंट रिच एंड कार्बन रिच वाटर। इसके वजह से यहाँ पे जो कार्बन जो ओशन के सरफेस में थी, वो क्या आ रही है, ओशन के फ्लोर पे जो थी, ओशन के सरफेस पे आ रही है, एंड दिस विल गेट इनटू atmosphere with time. Now instead of acting as a ocean carbon sink, these are now playing the role of carbon emitters. ठीक है, तो ये है, और this is also leading to positive feedback loop. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक लूप। क्यों? ज्यादा कार्बन एमिशन होने के वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से देर इज मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिक आइस। जब अंटार्कटिक का आइस मेल्ट होता है, देन दैट विल अगेन लीड टू स्ट्रैटिफिकेशन, और स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर्स, दैट विल लीड टू एमिशन ऑफ मोर कार्बन, है ना, इनटू एटमॉस्फेयर, दैट इज फास्टर अक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, देन हमारा जो बजट है नेचुरल सिंकिंग का, वो कम हो जाएगा, एंड देर इज रिस्क ऑफ पॉजिटिव फीडबैक लूप। ये सारे रिस्क इसमें क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमारे एफर्ट्स हैं UNFCCC के अंडर में, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर में जो हमारे एफर्ट्स हैं टू कीप द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो अचीव करने में बहुत बड़ा एक हडल क्रिएट होगा, क्योंकि जो सिंक्स थे वो एमिटर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन भी पूछता है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट पे वगैरह वगैरह। तो टू द क्रक्स ऑफ दिस वीक्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर क्लासेस इज अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, एंड देन इम्पेरेटिव, द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि कॉर्पोरेट्स हैव द डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर CSR, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। ये बहुत बड़ा एक केस है यहाँ पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। देन एलिफेंट का सिस्टमिक चैलेंज, इसको सॉल्व करना है बिकॉज देर इज ह्यूज लॉस ऑफ और ह्यूज डेथ, लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ एलिफेंट्स इन दिस, एंड द ग्लोबल फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएटेड बाय द सदर्न ओशन। ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होने के चैलेंजेस हैं, विच इज नाउ ए चैलेंज फॉर क्लाइमेट मॉडल्स विच डिपेंड ऑन द कार्बन सिंक ऑफ सर्कमपोलर करंट, उसके वजह से लेकिन यहाँ पे एमिशंस होते हैं, तो यहाँ पे एक अनोमली क्रिएट हो गए। दिस इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स क्लासेस फॉर दिस वीक। थैंक यू।